नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल RKGS एकेडमी पर। मैंने एंशिएंट हिस्ट्री का चैप्टर उठाया हुआ है और एंशिएंट हिस्ट्री चूँकि मेरे भी कई छात्र बोल रहे थे कि थोड़ा एंशिएंट हिस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल पे पढ़ाने की कोशिश करिए। तो मैंने सोचा कि ठीक है, चलिए एंशिएंट हिस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कवर करने की। हालांकि और भी कई सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन लगातार इधर अभी एंशिएंट हिस्ट्री ही चलाएंगे। तो एंशिएंट हिस्ट्री में आप लोग पिछला वीडियो देखिएगा। पिछले वीडियो में मैंने कई चीज़ें क्लियर कर दी है। मैंने हर्यक वंश, शशनाग वंश और नंद वंश को पढ़ा दिया है। अब इसके बाद शुरू होता है मौर्य वंश और आज का चैप्टर हमारा होगा मौर्य वंश। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य पर हमारा दो वीडियोस बनेगा। एक वीडियो में हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित जो विवाद हैं, उसके कुल और वंश से संबंधित विवाद और उसके बारे में जो धर्म ग्रंथ हैं या हम कह सकते हैं कि जो ऐतिहासिक स्रोत हैं उसके बारे में देखेंगे कि कौन क्या बोल रहा है। फिर इसके बाद हम उसकी सेकंड वाले वीडियो में विजय और भी कुछ कार्य जो उसके किए गए हैं उसको देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम मौर्य वंश की बात करें, हमारा चैप्टर है मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश की बात करें तो टोटल अगर इन्होंने 323 ईसा पूर्व से लेकर के 184 तक शासन किया था। ठीक है, तो पूरे मौर्य वंश की बात हो रही है। अभी हम सबको अलग अलग करेंगे, तब डेट कंफर्म हो जाएगा। अभी हम सिर्फ इतना देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित जो आईएमपी फैक्ट है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो चैप्टर है आज का वो है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य कब राज सिंहासन पर बैठा है, क्या उसकी तिथि क्या है, उस पर अभी हमारी चर्चा नहीं होगी। हमारी चर्चा अभी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लेकर के होगी, जहां से क्वेश्चन उठते हैं कि उसके कुल और वंश से संबंधित जो विवाद है। चंद्रगुप्त मौर्य के कुल, या हम कह सकते हैं वंश से संबंधित, या हम कह सकते हैं जाति से संबंधित जो विवाद है इतिहास में, और विभिन्न जो स्रोत हैं, ऐतिहासिक स्रोत हैं जो अलग अलग बात करते हैं भैया ये इससे था वगैरह वगैरह, इसको हमको देखना बहुत ही जरूरी है। फिर लास्ट में देखते हैं निष्कर्ष क्या निकल करके आता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास के बारे में जानने के जो हमारे पास स्रोत हैं उसमें कई सारी चीजें हैं, जिसमें हमारा एक आ जाएगा पुराण आ जाएंगे, पुराण से भी जानकारी मिलती है। फिर इसके बाद बौद्ध ग्रंथ हैं, कुछ बौद्ध ग्रंथों से जानकारी मिलेगी हमको। फिर जैन ग्रंथों से भी हमको जानकारी मिलती है। और इसके बाद कुछ यूनानी लेखक हैं, उनसे भी हमको जानकारी कुछ मिल जाती है इसके बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य कुछ क्या, काफी कुछ जानकारी मिल जाती है। कुछ यूनानी लेखक सिकंदर के साथ आए हुए थे और सिकंदर के बाद भी जो आए हुए थे उनसे भी हमको जानकारी मिल जाती है इसके बारे में। इसके बाद भी कुछ ऐतिहासिक स्रोत और हमको हैं जो इसके बारे में जानकारी देते हैं। ऐतिहासिक स्रोत के बारे में अगर हम बात करें तो अभिलेख है कुछ जो इसके बारे में जानकारी दे देते हैं। इसके बाद कुछ पुस्तकें हम बोल सकते हैं, इन पुस्तकों में नाटक भी आ सकता है। कुछ पुस्तकें हैं, ये भी जानकारी देती हैं। तो मिला जुला करके कई सारी चीजें हैं जिनसे हमको मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो पुराण से लेकर के बौद्ध, जैन ग्रंथ, यूनानी लेखक और अभिलेख या अन्य पुस्तकें जो हमको इसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, इसके कुल, वंश और जाति के बारे में बहुत ही विवाद है। और इसी विवाद को हम लोग देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर वह किस जाति, कुल या वंश से था, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले चलते हैं पुराण की तरफ। पुराण में इसको क्या कहा गया है? तो अगर हम पुराण की बात करें तो पुराणों में मौर्यों को
शूद्र कहा गया है। ठीक है। और इस पुराण में हम देखते हैं कि पूरे मौर्य वंश तक, हर्यक वंश से लेकर के पूरे मौर्य वंश तक की जानकारी के लिए जो हमारा मेन स्रोत है, पुराण, जो मेन पुराण है जो जानकारी प्रदान करता है, वो है विष्णु पुराण। तो अगर हम विष्णु पुराण की बात करें कि विष्णु पुराण में क्या कहा गया है, विष्णु पुराण में कहा गया है, विष्णु पुराण के अनुसार शैशुनाग वंशी शासक महानंदिन के बाद शूद्र योनि के शासक के राजा शासन करेंगे। ये बात विष्णु पुराण कहता है कि शैशुनाग वंशी शासक महानंदिन के पश्चात, इसके बाद यानी कि शैशुनाग वंश के बाद हम लोग देखते हैं कि नंद वंश आया। तो इसके कहने का मतलब है कि नंद वंश भी शूद्र वंशावली से संबंधित था। और इसके बाद आता है जो हमारा मौर्य, यानी मौर्यों को भी यह नीची जाति का या शूद्र वंश का बताता है। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन करें कि पुराणों में क्या बोला गया है, किस पुराण में इनको शूद्र घोषित किया गया है, तो आपका ऑप्शन कहता है कि विष्णु पुराण में इनको शूद्र घोषित किया गया है। फिर इसके बाद देखते हैं कि विष्णु पुराण के एक भाष्यकार हैं, विष्णु पुराण के भाष्यकार श्रीधरा स्वामी के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य नंद शासक मुरा की पत्नी से उत्पन्न संतान था। इनकी विवाद वही है। ये कहते हैं कि अब देखिए यहां से क्वेश्चन दो तरह से बनेगा कि विष्णु पुराण के भाष्यकार कौन है। विष्णु पुराण के भाष्यकार कौन है, तब आपका ऑप्शन जाता है श्रीधरा स्वामी या श्रीधराचार्य जी हैं, जिनके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य नंद शासक अब इन नंद शासक का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन हम मान सकते हैं कि घनानंद की बात हो रही होगी, तो नंद शासक हो सकता है मुरा। ठीक है। मुरा की पत्नी से उत्पन्न संतान था। ठीक। ये बात कौन बोलता है, जो विष्णु पुराण के भाष्यकार हैं श्रीधरा स्वामी जी, वो ये बोलते हैं, उनका कथन ये है। तो इन दोनों लोगों के कहने का निष्कर्ष ये निकलता है कि मुरा से ही मौर्य बना है। तो इन्होंने कहा, श्रीधरा स्वामी ने कहा कि इसीलिए मुरा, उसकी माता मुरा थी, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य का जो वंश, चंद्रगुप्त का पूरा नाम जो पड़ा वो मौर्य पड़ा, और इस वंश का नाम मौर्य पड़ा, मौर्य वंश। ठीक है। तो ये चीज श्रीधरा स्वामी जी का कहना था। ठीक। आगे चल करके देखते हैं कि एक नाटक है, एक गुप्तकालीन नाटक है। ठीक है। विशाख दत्तकृत नाटक, नाम इसका मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को पितृकुल भूत वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। अब देखिए यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अब देखिए यहां से क्वेश्चन कर सकता है
कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, तो आपका ऑप्शन जाएगा विशाख दत्त की रचना है। और मुद्रा राक्षस है क्या, तो आपका ऑप्शन जाता है कि भैया नाटक है। ठीक है, क्या है, नाटक है। अब इसमें अब क्वेश्चन करेगा कि निम्न में से किस ग्रंथ में या किस किताब में या किसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कुलहीन कहा गया है, तो आपका ऑप्शन जाता है कि मुद्रा राक्षस में। ठीक है, ये गुप्तकालीन रचना है। लेकिन यहाँ पे हमको एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये जो वृषल और कुलहीन है, इसका विद्वानों ने, कुलहीन का मतलब आपको समझ में आ ही रहा होगा, कुलहीन शब्द का अर्थ विद्वानों ने लगाया था जिनका नीच कुल हो। तो इनके कहने का भी मतलब क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य नीच कुल का था या नीच जाति का था। ठीक है, तो आइए अब आगे थोड़ा देखें कि आगे कुछ और स्रोत हैं जो क्या बोलते हैं इसके बारे में। इसके बाद हम एक नॉर्मलाइजेशन निकालेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य किस जाति या किस वंश का हो सकता है। अब देखिए यहां पे हम दो ग्रंथों का जिक्र करना चाहेंगे। एक हमारे आएंगे, ये लोग मतलब काफी बाद के लेखक हैं। 11वीं सदी, 11वीं सदी के दो लेखकों का जिक्र आएगा। थोड़ा भीग गया है इसलिए सोमदेव, एक मिनट इसको मिटा लें। हाँ, अब देखिए, अब दो लेखकों का नाम आएगा। ये 11वीं सदी के दो लेखक, 11वीं सदी के दो लेखकों या विद्वानों की बात कर सकते हैं, विद्वान ये लोग थे और उनके ग्रंथ थे। दो लोगों का नाम यहाँ पे आएगा। एक है सोमदेव, सोमदेव कृत, मतलब इनके द्वारा रचित बृहद कथा मंजरी, बृहद कथा मंजरी, सॉरी यार, ये क्षेमेंद्र की है, क्षेमेंद्र, क्षेमेंद्र की बृहद कथा मंजरी। और सोमदेव, सोमदेव के कथा सरित सागर, कथा सरित सागर। अब यहां देखिए 11वीं सदी के दो लेखक हैं, इनकी पुस्तकों का नाम भी आपको याद करके रखना है भैया। क्षेमेंद्र की बृहद कथा मंजरी, मतलब यहाँ से क्वेश्चन करें कि बृहद कथा मंजरी किसकी रचना है, तो आपका ऑप्शन जाएगा क्षेमेंद्र की रचना है। और कथा सरित सागर किसकी रचना है, तो आपका ऑप्शन जाएगा भैया सोमदेव की रचना है। ठीक है, इसमें क्या जिक्र मिलता है, इसमें एक नाटकीय वर्णन मिलता है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी हम इसको देखेंगे कि इसमें क्या चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में या उसके कुल के बारे में क्या बोला गया है। इसमें ये कहा गया है कि इन दोनों ग्रंथों में एक ही बात बोली गई है कि नंद शासक की अचानक मृत्यु हो गई, अचानक मृत्यु हो गई। ठीक है, नंद शासक की अचानक मृत्यु हो गई, तब इंद्रदत्त, इंद्रदत्त नामक एक व्यक्ति योग के बल पर नंद शासक के शरीर में
प्रवेश कर गया, यानी अपनी आत्मा को उसके शरीर में प्रवेश, आत्मा को डाल दिया, शरीर में प्रवेश कर गया, प्रवेश कर गया और राजा बन बैठा, और राजा बन गया। ठीक है, फिर क्या कहता है कि इसके जो है, जब ये राजा बन गया तो इसका एक पुत्र उत्पन्न हो गया, और इसका एक पुत्र, इसका एक पुत्र हुआ जिसका नाम हिरण्यगुप्त था, गुप्त हुआ। ठीक है, लेकिन देखिए अब इसका एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम हिरण्यगुप्त होता है, लेकिन फिर इन ग्रंथों में कहा गया है कि चूंकि ये राजा की अचानक मृत्यु हो गई है, किसी को पता तो है नहीं कि राजा मर गया है, और ये जो योग के बल पे उसके इंद्रदत्त जो है योग के बल पे उसके शरीर में प्रवेश कर गया है, तो उसकी पत्नी से, उसी पत्नी से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम हिरण्यगुप्त था, लेकिन उस नंद राजा की जो पत्नी थी उसका पहले से ही एक पुत्र था। लेकिन ये क्या कहता है कि रानी के पहले से ही एक पुत्र था, रानी का पहले से ही चंद्रगुप्त नाम का एक पुत्र था, उसी चंद्रगुप्त की बात कर रहा है, चंद्रगुप्त नामक पुत्र था, नामक पुत्र था। ठीक है, अब कहानी आगे बढ़ती है कि अब ये जो इंद्रदत्त है, ठीक है, अच्छा एक चीज और, इसमें जब योग के बल पे उसके आत्मा में प्रवेश कर जाता है तो इसका नाम योगेंद्र पड़ जाता है। किसका? इंद्रदत्त का नाम योगेंद्र हो गया, या इसने रख लिया। ठीक, ये चीज बहुत ही आई होती है। अब देखते हैं हम लोग, तब ये क्या करता है कि ये अपने पुत्र हिरण्यगुप्त को राजा बनाना चाहता है। किसको? हिरण्यगुप्त को राजा बनाना चाहता है, लेकिन उस समय नंद शासक का एक मंत्री था जिसका नाम था सक्टार। नंद शासक के मंत्री सक्टार ने चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त को राजा बनाया। ये कहानी हमको मिलती है क्योंकि ये जो इंद्रदत्त था ये अपने पुत्र को राजा बनाना चाहता था, तो सक्टार ने, जो मंत्री था, वो चाणक्य की सहायता से क्या करता है, इन दोनों को पराजित करता है, ये दोनों मार दिए जाते हैं। कौन कौन? इंद्रदत्त या योगेंद्र या उसका पुत्र हिरण्यगुप्त, दोनों मार दिए जाते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य शासक बनता है। ये कहानी हमको कहाँ मिलती है? सोमदेव के कथा सहित सागर और क्षेमेंद्र की बृहद कथा मंजरी में। एक 11वीं सदी की रचना है। अब इस पर इतना विश्वास तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन अगर बनेगा तो किसमें ये जिक्र मिलता है, तो आपका ऑप्शन जाता है, दोनों ऑप्शन है तो दोनों ऑप्शन मारिए, नहीं तो एक। अब इस पे अगर पूछे कि किस व्यक्ति उस व्यक्ति का नाम क्या था जो योग के बल पे राजा के शरीर में घुस गया, तो आपका ऑप्शन जाता है इंद्रदत्त था। ठीक है, और इंद्रदत्त के पुत्र का नाम क्या था, तो आपका ऑप्शन जाता है हिरण्यगुप्त था। ठीक है, और किसने जो है उस समय किस मंत्री कौन था, तो आपका ऑप्शन जाता है सक्टार था। सक्टार के साथ किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से किसको गद्दी पर बैठाते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाते हैं। ये कहानी हमको मिलती है किसमें? इन दोनों ग्रंथों में। तो जैसे भी क्वेश्चन करे, इतनी सारी चीजें आपको पता रहेंगी, तो जैसे भी क्वेश्चन करेगा आप आराम से उसको कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब चलते हैं ये मुद्रा राक्षस के जो टीकाकार है, मुद्रा राक्षस के टीकाकार घुंडीराज ने एक नई कहानी करी है। इन्होंने कहा है कि नंद शासक की दो पत्नियां थी, सुनंदा और नंदा। सुनंदा छत्राणी थी, सुनंदा
छत्राणी का मतलब छत्री थी, छत्राणी थी। और नंदा शूद्रा थी, शूद्रा थी। चंद्रगुप्त नंदा की संतान था, नंदा का पुत्र था। अब देखिए इन्होंने क्या कहा है। अब यहां से कैसे क्वेश्चन बनेगा, देखिए दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि मुद्रा राक्षस के टीकाकार कौन है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ऑप्शन जाता है भृंगिराज इसके टीकाकार है, मतलब किस ग्रंथ में या किसने ये जिक्र दिया हुआ है। तो आपको ऑप्शन जाएगा भैया, इन्होंने कहा था कि नंद शासक की दो पत्नियां थी। कौन थी? एक का नाम सुनंदा था, सुनंदा क्या थी? छत्री थी। ठीक है, सुनंदा क्या थी? छत्री थी, ये देखिए। और नंदा क्या थी? नंदा जो है शूद्रा थी। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है नंदा की संतान था, इसलिए पत्नी माता शूद्रा थी, इसलिए इसको भी शूद्र घोषित करने, चंद्रगुप्त मौर्य को भी शूद्र या निम्न कुल का घोषित करने का प्रयास किया गया है इस ग्रंथ में। किस ग्रंथ में? इस ग्रंथ में। और इसमें एक भी जिक्र मिलता है कि ये जो सुनंदा थी इसके 9 पुत्र उत्पन्न हुए थे। इसके कितने पुत्र उत्पन्न हुए थे? सुनंदा के 9 पुत्र उत्पन्न हुए थे, 9 पुत्र, जो इतिहास में नवनंद के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, नवनंद के नाम से फेमस हुए थे। ठीक है, थोड़ा देखें, दिख रहा है? हाँ, 9 पुत्र उत्पन्न हुए थे जो नवनंद के नाम से फेमस हुए थे। तो ये कहानी कहाँ मिलती है? हमारी मुद्रा राक्षस के टीकाकार भृंगिराज के अनुसार। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं, कुछ और विचारकों के नाम। एक देखिए, बौद्ध और जैन ग्रंथ दोनों जो हैं चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय घोषित करते हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं बौद्ध ग्रंथों में कौन है। तो बौद्ध ग्रंथ में एक ग्रंथ है हमारा महाबोधि वंश। महाबोधि वंश के अनुसार चंद्रगुप्त राजकुल से संबंधित था, राजकुल में उत्पन्न हुआ था। ठीक है। अब एक है महावंश, इसमें देखिए क्या बोलता है। महावंश के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ, मतलब पैदा हुआ। अब देखिए यहाँ पे 2 बौद्ध ग्रंथ है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि महाबोधि वंश बौद्ध धर्म से संबंधित है, महावंश बौद्ध धर्म से संबंधित है, दीपवंश, महावंश, ऐसे करके बहुत सारे आपको जब हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो वहाँ पे सारी चीजें आएंगी। देखिए महाबोधि वंश बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जो क्या करता है, चंद्रगुप्त को राजकुल में उत्पन्न बताता है। ठीक है, क्या करता है, ये राजकुल में उत्पन्न हुआ था, यानी इसको क्षत्रिय घोषित करता है। इसके बाद महावंश क्या बोलता है, महावंश कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ था, यानी कि मौर्य जो था ये क्षत्रिय वंश था, मतलब क्षत्रियों से संबंधित कुल था। इसलिए इन्होंने भी इनको क्या कहा, महावंश के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य क्या था, क्षत्रिय था। ठीक है, तो इन सारे ग्रंथों को हमने देख लिया। अब कुछ और चीजें हैं जिनको देखना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। अब देखिए हमारे सामने आएंगे एक और बौद्ध ग्रंथ है जिसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जिक्र कर रहे हैं कि उसमें क्या इसको बोला गया है, चंद्रगुप्त मौर्य को। एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है महापरिनिब्बाण सूत्र।
महापरिनिब्बाण सूत्र, ये बहुत ही प्राचीनतम बौद्ध धर्म ग्रंथ है। तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी दी गई है, थोड़ी सी लंबी जानकारी है। तो हम देखें कि महापरिनिब्बाण सूत्र में इसको क्या कहा गया है। इसमें महापरिनिब्बाण सूत्र में मौर्यों को पिप्पलीवन का शासक बताया गया है। पिप्पलीवन एक तरह का गणराज्य था, वहां का शासक बताया गया है। तो मिला जुला करके ये भी इसको क्षत्रिय घोषित करता है। उसमें आगे इस धर्म ग्रंथ में ये कहा गया है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात यहां मतलब पिप्पलीवन के शासकों में, यहां पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, यहां के शासक ने या राजा ने, शासक ने मल्ल गणराज्य में अपना दूत भेजकर बुद्ध के अवशेषों की मांग की थी। और किस आधार पे? अपने क्षत्रिय वंश के आधार पे, क्षत्रिय वंश के आधार पर। अब देखिए ये वाली चीज, महापरिनिब्बाण सूत्र किस धर्म से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। महापरिनिब्बाण सूत्र में क्या कहा गया है? इनको पिप्पलीवन का शासक बताया गया, मौर्यों को, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य भी पिप्पलीवन से संबंधित बताया गया है। ये भी क्षत्रिय थे। यहाँ यहीं पे जिक्र मिलता है कि बुद्ध की मृत्यु मल्ल गणराज्य में ही हुई थी। तो बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनके शारीरिक अवशेषों पर स्तूप का निर्माण किया गया था। तो क्षत्रिय वंश का होने के कारण इन्होंने अपने दूत को भेज करके उसकी मांग करी थी, उनके शारीरिक अवशेषों की मांग करी थी। तो ये भी इसका क्या अर्थ निकलता है? अगर ये चीज पूछे कि किस धर्म ग्रंथ में जिक्र मिलता है, तो आपका ऑप्शन जाता है महापरिनिब्बाण सूत्र में ये जिक्र मिलता है। ठीक है। और ये देख रहे हैं हम लोग, बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी ग्रंथ हैं वो मौर्यों को क्या सिद्ध करते हैं? सीधे सीधे बताते हैं, क्षत्रिय बताते हैं। ठीक है। अगर हम जैन धर्म की बात करें तो उसमें हेमचंद्र का परिशिष्ट वर्मन सबसे मुख्य है। हेमचंद्र के परिशिष्ट वर्मन, हेमचंद्र के परिशिष्ट वर्मन में चंद्रगुप्त को मयूर पालकों के ग्राम के मुखिया के पुत्री का पुत्र कहा गया है। ठीक है। फिर एक और धर्म ग्रंथ है आवश्यक सूत्र। ये भी किससे संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है। आवश्यक सूत्र के टीकाकार, आवश्यक सूत्र के टीकाकार हरिभद्र के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य मयूर पोषकों के ग्राम
के मुखिया का पुत्र था। ठीक है, अब देखिए, अब यहां से दो चीजें आपको कंफर्म करके रखनी है। अब यहां से एक क्वेश्चन महापरिनिर्वाण सूत्र हमने देख लिया है, और यहां से एक क्वेश्चन करता है कि परिशिष्ट वर्मन किस धर्म से संबंधित है। आपका ऑप्शन आता है परिशिष्ट वर्मन जैन धर्म से संबंधित है, और इसके रचनाकार कौन है, तो हेमचंद्र जी हैं। बहुत ही VIMP वनडे एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि चंद्रगुप्त मयूर पालकों के ग्राम के मुखिया, जो मयूर पालक ग्राम का जो मुखिया था, उसकी पुत्री का पुत्र था। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद आवश्यक सूत्र जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है, और इसके टीकाकार कौन है, तो आपका ऑप्शन आता है हरिभद्र है। हरिभद्र भी वही बात बोलते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है मयूर पोषकों के ग्राम के मुखिया का पुत्र था। यहाँ पे एक डिफरेंसेज है, जहाँ पे परिशिष्ट वर्मन मुखिया के पुत्री का पुत्र बोलता है, वहीं पे आवश्यक सूत्र के टीकाकार हरिभद्र जो है वो मुखिया का पुत्र बोलते हैं। एक कॉमन सा डिफरेंसेज है, इसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बड़े एग्जामों में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन पैदा करके फंसा देता है। तो इसके अनुसार और इसके अनुसार, दोनों के अनुसार जो चीज मिलती है वह आपको मतलब कंफर्म करके रखना है। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो अशोक का एक स्तंभ लेख है, अशोक के लौरिया, अशोक के लौरिया नंदगढ़ स्तंभ लेख, स्तंभ लेख के निचले भाग में मोरों की आकृति उत्कीर्ण है, मोरों की आकृति उत्कीर्ण है। ठीक है, ये एक स्पष्ट प्रमाण देता है कि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश से संबंधित था, क्योंकि इसका अभिलेखित साक्ष्य, चूंकि अशोक भी मौर्य वंश से संबंधित था, तो अशोक के अभिलेख में, लौरिया नंदगढ़ अभिलेख में, स्तंभ लेख में क्या है, मोर की आकृति उत्कीर्ण मिलती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से किस अभिलेख में या किस स्तंभ लेख में मोर की आकृति उत्कीर्ण मिलती है। तो यही नहीं, कई ऐसे आपको मतलब वास्तु से संबंधित चीजें मिल जाएंगी, जहां पे हम देखेंगे कि दरवाजे पर या मतलब बाहर निकास स्थान पर वहां पे मोर की आकृति बनी हुई थी। मौर्यकालीन सभ्यता और संस्कृति के अंतर्गत जो चीजें हमको मतलब स्थापत्य कला के अंतर्गत हमको जो देखने को मिलती हैं, तो इससे इतिहासकार इस निष्कर्ष निकालते हैं कि ये मौर्य वंश से ही संबंधित रहा होगा, तभी ऐसी चीजें हमको देखने को मिल रही हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक इतिहासकार का नाम आएगा, उनका नाम है भ्रूण बट्टे। सर्वप्रथम भ्रूण बेटे महोदय ने बताया कि मोर मौर्यों का राजकीय चिन्ह था, मौर्यों का राजकीय चिन्ह था। ठीक है, बहुत ही VIMP है। ठीक है, मौर्यों का राजकीय चिन्ह क्या था, ऑप्शन तुरंत आप मारोगे, मोर था। और अगर एक क्वेश्चन करें कि किसने बताया, तो आपका ऑप्शन जाता है कि गुरु बेटेल महोदय ने बताया था। सर्वप्रथम यह बात करी थी कि मोर जो है किनका राजकीय चिन्ह था, मौर्यों का राजकीय चिन्ह था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही VIMP है, इसको आपको याद करके रखना है कि मौर्यों का राजकीय चिन्ह क्या था, मौर्यों का राजकीय चिन्ह मोर था। ठीक है, ये चीज बहुत ही VIMP है। ठीक है, अब देखिए दो लेखक आएंगे, जिसमें प्लूटार्क की बात मैं करूंगा। प्लूटार्क के अनुसार जब चंद्रगुप्त युवक था, तब वह सिकंदर से मिला था। ठीक है,
ये वाली चीज आईएमपी है। किसने कहा है कि सिकंदर से चंद्रगुप्त मौर्य मिला था? तो आपका ऑप्शन रहता है प्लूटार्क ने कहा है। ठीक है, ये चीज आईएमपी, इसको आप याद करके रखिएगा। और यहाँ पे हम चूंकि उसके कुल और वंश के बारे में जो विवाद है उस पर डिस्कस कर रहे हैं, तो प्लूटार्क ने क्या कहा था? प्लूटार्क ने कहा था कि सिकंदर बहुत ही आसानी से क्या कर लेता, भारत को विजित कर लेता, क्योंकि उस समय निम्न कुल के नंदवंशी शासक, निम्न कुल के नंदवंशी शासक जो था, उससे प्रजा बहुत ही घृणा करती थी, क्योंकि वह निम्न कुल में उत्पन्न हुआ था, इसलिए प्रजा में अप्रिय था। और वह राजा प्रजा में अप्रिय था और जनता उससे घृणा करती थी। तो वो जनता का सहयोग और सपोर्ट उसको नहीं मिलता, बाकी अन्य लोगों का सपोर्ट भी नहीं मिला होता। अगर सिकंदर इस पर आक्रमण कर देता तो आसानी से वह विदित कर लेता। ये चीज ये करता है, कौन करता है? चंद्रगुप्त मौर्य करता है। तो इसके एक निष्कर्ष निकल करके आता है कि अगर चंद्रगुप्त मौर्य निम्न कुल का रहा होता तो वह नंदों को निम्न कुल का नहीं करता। ठीक है, अगर वह निम्न कुल का होता तो वह नंदों को निम्न कुल का नहीं करता। फिर एक बार जिक्र आता है हमारा जस्टिन जी का। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। जस्टिन ने बोला है, जस्टिन ने बताया कि सिकंदर चंद्रगुप्त की स्पष्टवादिता से बहुत क्रोधित हुआ। और उसे मारने की आज्ञा दी। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य किसी प्रकार से वहां से जान बचा करके भाग आया। तो ये विवरण किसका है? जस्टिन का विवरण है। जस्टिन क्या बोलता है कि सिकंदर चंद्रगुप्त की स्पष्टवादिता, कोई बात रही होगी, स्पष्टवादिता से बहुत ही क्रोधित हुआ और उसे मारने की आज्ञा दी। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य अपनी चालाकी से मतलब बच करके निकल करके भाग गया। तो ये चीज किसकी, ये विवरण किसका है? तो आपका ऑप्शन जाता है ये जस्टिन का। देखिए दिख रहा है, ये विवरण किसका है? तो आपका ऑप्शन जाता है जस्टिन का है। ठीक है, तो अब इन सब चीजों को हमने देख लिया। अब थोड़ा सा और बाकी है, इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के से संबंधित जो विवाद है कि किस वंश का था, किस कुल का था, वगैरह वगैरह सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। स्पष्ट ऐसे हो जाएंगी, हम चाणक्य की तरफ चलेंगे। किसकी तरफ चलेंगे? चाणक्य की तरफ। देखिए, अब इतिहासकार ये बोलते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया। ठीक है, तो चाणक्य कहते, इतिहासकार बोलते हैं कि चाणक्य वर्णाश्रम व्यवस्था का घोर समर्थक था। ठीक है, कहते हैं कि वो ब्राह्मण था और वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था का बहुत घोर समर्थक था। और वह कहा करता था, चाणक्य ने कहा था कि क्षत्रिय ही राजत्व का अधिकारी होता है। राजत्व का अधिकारी होता है। ठीक है, एक स्थान पे अर्थशास्त्र में कहा गया है, क्योंकि चाणक्य की रचना अर्थशास्त्र है, तो अर्थशास्त्र में एक स्थान पे ये बात बोली गई है। अर्थशास्त्र में कहा गया है कि दुर्बल क्षत्रिय शासक, क्षत्रिय व्यक्ति हम यहाँ लिखेंगे, दुर्बल क्षत्रिय व्यक्ति ही
राजा बन सकता है एक बलवान, योग्य, निम्न कुल के व्यक्ति की अपेक्षा। इनके कहने का क्या मतलब है कि अगर एक क्षत्रिय दुर्बल भी है या कमजोर भी है तो वही राजत्व का अधिकारी है, राजा बनने का अधिकारी है। भले ही कोई निम्न कुल का व्यक्ति उससे ज्यादा बलवान, तेजवान या प्रतिभावान है, वह राजत्व का अधिकारी नहीं है, मतलब राजा बनने का अधिकारी नहीं है। क्योंकि मतलब इसका रीजन भी उन्होंने दिया है, क्योंकि प्रजा क्षत्रिय शासक के आज्ञा का पालन करती है, और उसका समर्थन करती है। आगे उन्होंने कहा कि निम्न कुल का राजा घृणा का पात्र होता है। तो ऐसी कई चीजें हमको और साथ में देखने को मिल जाती है। हम एक एग्जाम्पल से समझ जाते हैं कि इसका क्या मतलब होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जरूर क्षत्रिय वंश से ही संबंधित रहा होगा, चाहे मौर्य वंश से संबंधित हो, चाहे पृथ्वी वंश से संबंधित हो, चाहे एक स्थान पे बौद्ध धर्म में बौद्ध ग्रंथों में कपिलवस्तु के जो शाक्य हैं उनकी शाखा से संबंधित किया गया है। तो किसी भी शाखा से संबंधित रहा हो, लेकिन वह मिला जुला करके क्या था, क्षत्रिय ही था या उच्च कुल का ही था। क्योंकि यहाँ पे अर्थशास्त्र चाणक्य की अगर बात करें तो चाणक्य जो है अगर वह निम्न कुल का रहा होता तो और साथ में ऐसी बातें हमको सुनने को देखने को नहीं मिलती और उसको वो राजा नहीं बनाता। ठीक है, तो इससे यही निष्कर्ष निकल करके आता है कि चाहे जो भी रहा हो, मिला जुला करके वह चंद्रगुप्त मौर्य उच्च कुल का ही रहा होगा। इससे यही निष्कर्ष निकल करके सामने ये आता है। तो इन सारी चीजों का मेन निष्कर्ष यही है। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ और स्रोत हैं जो सिकंदर के साथ आए हुए लोग थे, सिकंदर के साथ आने वाले यूनानी। इनमें 3 नाम विशेष उल्लेखनीय है। इसमें है आपका नियार्कस, आनिसिक्रेटस और अरिस्टोबुलस। इनका नाम भाई बड़े एग्जामों में पूछता है। तो सिकंदर के साथ ये लोग आए थे। तो नियार्कस जो आया था, आनिसिक्रेटस जो आया था, अरिस्टोबुलस जो आया था, इनकी रचनाओं मतलब इन्होंने भी कुछ ना कुछ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बोला है। तो इससे भी हमको जानकारी मिल जाती है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। इसके बाद सिकंदर के बाद के लेखकों में हम एक चीज देखते हैं, मेगास्थनीज। इसकी पुस्तक का नाम मेगास्थनीज की इंडिका। इसकी पुस्तक के नाम है मेगास्थनीज की इंडिका। में इंडिका से भी जानकारी हमको प्राप्त होती है मौर्य वंश के संबंध में। ठीक है, तो ये वाला तो बहुत ही नॉर्मलाइजेशन क्वेश्चन है। कई बार पूछा है कि मेगास्थनीज इंडिका किसकी पुस्तक है, आपको ऑप्शन जाता है मेगास्थनीज की पुस्तक है, और इससे भी हमको कुछ जानकारी मिल जाती है। इसके बाद परवर्ती लेखकों का मतलब सिकंदर के बाद आने वाले जो लेखक हैं उसमें मेनली, अच्छा यहाँ पे एक चीज और हम कंफर्म कर लेते हैं, ये जो इंडिका नामक पुस्तक है वो अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। उद्धरण या उदाहरण के रूप में कुछ लेखकों की कृतियों में मिलता है। तो उद्धरण के रूप में, अगर उद्धरण या उदाहरण के रूप में इंडिका हमको किन किन लेखकों की रचनाओं में मिलती है। तो ये VIMP क्वेश्चन है, PCS RO या TGT PGT में काफी कॉमन है, पूछ सकता है। तो यहाँ पे
मेनली 4-5 लेखक आएंगे। उसमें आपका एक पहला होगा स्ट्रैबो, दूसरा होगा आपका डियोडोरस, तीसरा होगा आपका प्लिनी, चौथा होगा आपका एरियन, पांचवा है प्लूटार्क, छठा है जस्टिन। अब देखिए ये 6 नाम आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन कर सकता है कि इंडिका जो है उद्धरण के रूप में किसकी रचना में नहीं मिलती है या मिलती है, तो इनका नाम आपको याद होना चाहिए। स्ट्रेबो की रचना में मिलती है, डियोडोरस की रचना में मिलती है, प्लिनी की रचना में मिलती है, एरियन की रचना में मिलती है, प्लूटार्क की रचना में मिलती है और जस्टिन की रचना में मिलती है। इतने लेखकों की रचनाओं में इंडिका उदाहरण के रूप में उसके कुछ भाग मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि यह पुस्तक अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। ये चीजें इनको याद करके आपको रखना है, बहुत ही दिया जाती है। तो यहाँ से भी इन लेखकों से भी हमको चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिल जाती है। तो स्रोत की जहां तक बात करें तो लगभग सारे स्रोतों को हमने पढ़ लिया है। बस एक स्रोत और एक चीज और देखना है कि यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोप्टस कहा है। तो यहां से ये चीज आपको देखना जरूरी है कि देखिए यूनानी लेखक इसको क्या क्या बोलते हैं। यूनानी रोमन लेखक क्या बोलते हैं, तो पहले हम देखते हैं सैंड्रोकोटस। दूसरा बोला है लोगों ने एंड्रोकोटस, और तीसरा बोला है सेंड्रोकोप्टस। ठीक है, अब यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। तो सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोप्टस किसने किसने कहा था, तो मैंने बोला ना पीसीएस आरओ या टीजीटी के लिए आईएमपी है। तो सेंड्रोकोटस नाम चंद्रगुप्त मौर्य का किन किन लोगों ने सेंड्रोकोटस नाम से पुकारा है, तो इसमें स्ट्रेबो ने पुकारा है, इसके बाद एरियन ने पुकारा है, और जस्टिन ने। ये देखिए सेंड्रोकोटस और सेंड्रोकोप्टस दोनों में अंतर है। तो सेंड्रोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य को पुकारने वाले 3 लोग हैं, स्ट्रेबो है, एरियन है, जस्टिन है। ये चीज आईएमपी है। फिर अगर एंड्रोकोटस की बात करें तो एंड्रोकोटस नाम से पुकारा है एप्पियानस ने और प्लूटार्क ने, ठीक है। और सेंड्रोकोप्टस नाम से पुकारा है, केवल एक नाम आपको मिलेगा, उसका नाम था एरियन। ये चीज आ जाती है। सभी यूनानी या रोमन या क्लासिकल लेखक हैं। अब इन लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य को इन नामों से पुकारा है। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है भाई किसने सेंड्रोकोटस कहा, किसने सेंड्रोकोप्टस कहा या किसने एंड्रोकोटस कहा। तो सारी चीजें आपको एकदम रट करके रखनी है। बाद में जानते हैं अभी इसकी पहचान नहीं हो पाई थी कि सेंड्रोकोप्टस नाम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो एक हमारे इतिहासकार आते हैं, हम उनको आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने इन नामों को चंद्रगुप्त मौर्य से जोड़ा। कहने का मतलब क्या है कि सर्वप्रथम रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के सामने इस संस्था से के समझ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी
के समक्ष, संस्था के समक्ष सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने ही ये बताया था कि सैंड्रोकोप्टस या एंड्रोकोटस या सैंड्रोकोटस सभी नाम जो है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए प्रयोग किए गए हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य की सारी कहानी हम लोगों ने देख लिया, अब क्लियर हो गया है कि ये सारी चीज़ें एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही अनुभवी है। चलिए चलते हैं, लंबा वीडियो हो गया तो इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चंद्रगुप्त मौर्य के पार्ट 2 में हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित विजय और उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हैं उसको देखेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।